पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई मैच एडिलेड ओवल के अंदर खेला जाना है और इस मैच से पहले जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फर्स्ट ओडीआई मैच के अंदर एमसीजी में दी, उसको देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े हैं उन्होंने ये मैसेज जरूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भेजा कि बॉयज प्लेड रियली वेल बट अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान कुड नॉट विन। बट अब जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एडिलेड ओवल पहुंची है तो एक इंटरेस्टिंग किस्म की जो पाबंदी है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी बड़े नाम हैं या ओवरऑल पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसके ऊपर आयद कर दी गई है। और ये पाबंदी ऐसी नहीं है कि जनाब आपने सोना नहीं है, आपने सेलफोन इस्तेमाल नहीं करने, या आपने क्रिकेट नहीं खेलनी, या आपने फलाने जो लोग हैं उनसे नहीं मिलना कि कहीं जो फिक्सिंग स्कैंडल है उसमें आपका नाम ना आ जाए। बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी टीमें एडिलेड ओवल के अंदर जाती हैं, यानी कि एक सिटी से ट्रेवल करके दूसरे सिटी के अंदर, तो वहां पर जो पहला दिन होता है वो रेस्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहा गया कि भाईजान जो आपने पहले ओडीआई के अंदर गुल खिलाए हैं ना, इसकी वजह से रेस्ट निश्ता, कोई रेस्ट नहीं है, आप आए और ग्राउंड के अंदर रगड़ा खाएं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सेकंड ओडीआई के लिए प्लेइंग 11 है उसमें कौन कौन सी तब्दीलियां जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कर सकती है, किन तब्दीलियों के बारे में सोचा जा रहा होगा, इसके ऊपर डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, पाकिस्तान के कामरान गुलाम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उनके नाम की हेडलाइंस लग रही हैं। अगर 2 हफ्ते पहले बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने डेब्यू किया था उस वजह से वो पूरी दुनिया क्रिकेट की नजरों में आए। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले मैच के अंदर उनके जो रन्स हैं वो तो सिर्फ 5 थे, लेकिन जो उस मैच के अंदर उन्होंने किया उसकी वजह से पूरी दुनिया क्रिकेट हैरान हुई। तो अब कामरान गुलाम के हवाले से पाकिस्तान के 2 बड़े खिलाड़ियों ने बड़े दावे किए हैं और अगर इन नटशेल देखा जाए तो कामरान गुलाम का जो कैरियर है वो खुडे लाइन लग सकता है। किस तरह से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देन नसीम शाह की जो इंजरी है उसके हवाले से क्या अपडेट है, ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर पाकिस्तान के जनाब जो सुपरस्टार बॉलर है मोहम्मद आमिर, उनकी बात की जाए तो पाकिस्तान जब पहला मैच हारा तो उन्होंने भी अपना जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो दिया और पाकिस्तान के वो जनाब एक्स क्रिकेटर्स और सहाफी जो बुक्स के अंदर डूबकर जनाब अपना एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं उनसे बहुत डिफरेंट तर्ज का जो एनालिसिस है वो मोहम्मद आमिर की जानिब से प्रेजेंट किया गया। और मोहम्मद आमिर ने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो थे ना उनके ऊपर मेनली बात की, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते करते वो बात जो रिपीटेडली मैं आपके सामने रख रहा था कि पाकिस्तान का ये जो ओपनिंग पेयर है कामरान गुलाम अब्दुल्ला शफीक, ये पाकिस्तान के लिए वर्कआउट नहीं कर रहा, तो मोहम्मद आमिर ने भी उसी जानिब इशारा दिया। और फिर जो बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की वो ये थी कि देखें जब भी कोई मेगा इवेंट आता है, बड़ा इवेंट आता है, तो हमेशा लास्ट मोमेंट के ऊपर पाकिस्तान ये सोच रहा होता है कि जनाब हमारे पास तो कोई अच्छा ओपनर ही नहीं है, हमारे पास तो कोई अच्छा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ही नहीं है, हमारे पास तो नई गेंद वाला बॉलर ही नहीं है। 2023 का वर्ल्ड कप याद है ना, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, हमें पता ही नहीं था कि जनाब नसीम शाह की इंजरी के बाद हमारे लिए जो नई गेंद है वो करने वाला बॉलर कौन है। फिर हसन अली को उठाकर लाए। हसन अली ने हालांकि बॉलिंग जो है वो अपना जो करंट कद है उससे बढ़कर की, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी कि पाकिस्तान जनाब वर्ल्ड कप के अंदर जो मैचेस है वो जीत सका। सो अब भी पाकिस्तान के पास टाइम है। रिमेनिंग 2 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 मैचेस हैं पाकिस्तान के जिम्बाब्वे के खिलाफ, 3 ही मैचेस पाकिस्तान ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेलने हैं और उसके बाद पाकिस्तान के पास जो ट्राइलैटरल सीरीज है जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आकर खेलना है, तो पाकिस्तान के पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जो प्लेइंग 11 है या जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसको फाइनलाइज कर ले। और चूंकि कामरान गुलाम जो है साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो फिर हमें यह चाहिए था कि हम जनाब जो अपना स्क्वाड है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लेकर चलते। लेकिन अगर हमारा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 मेंबर स्क्वाड है उसको देखा जाए तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। हम एज एन ओपनर हसीबुल्ला को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर हसीबुल्ला आता है और रन स्कोर कर जाता है
तो फिर एक नया फड्डा पड़ जाएगा कि जनाब कप्तान जो हैं उनसे तेज हमारे पास ये विकेट कीपर बैट्समैन आ गया, तो क्यों ना जो कप्तान है उनको ही घर बिठा दिया जाए। तो इस वजह से जनाब जो हसीबुल्ला खान है वो पाकिस्तान के लिए एज एन ओपनर खेलते हुए नजर नहीं आ सकते। इसके अलावा फिर हमारे पास ऑप्शन बचता क्या है, मां स्वाए हम अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसके अंदर कुछ शफल करें, और तो कुछ नहीं है। हम कामरान गुलाम को एज एन ओपनर ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन कामरान गुलाम के हवाले से अब मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ दोनों बड़े नाम, दोनों क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। पर्सनल जनाब जो अपने ग्रजेस हैं वो कभी भी ये अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर लेकर नहीं आते। इन्होंने जो एक पॉइंट हाईलाइट किया अबाउट कामरान गुलाम वो बड़ा खतरनाक है कामरान गुलाम के कैरियर के लिए, और इन्होंने ये कहा कि कामरान गुलाम की कमजोरी है कि ये फास्ट बॉलर्स को उस तरह से नहीं खेल पाते जिस तरह से ये स्पिनर्स को डोमिनेट करते हैं। और फिर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई मैच की बात की जाए तो एडम जंपा ने बाबर आजम को क्लीन बोल्ड किया, बाबर आजम वो गेंद रीड नहीं कर पाए थे, ये एक हकीकत है। लेकिन कामरान गुलाम आते हैं वो जनाब स्टेप आउट करते हैं, सीधा निकलकर चौका लगाते हैं, लेकिन पैट कमिंस क्या करते हैं कि अगले ओवर में खुद आ जाते हैं, फास्ट बॉलर आ जाता है, और फिर जनाब पैट कमिंस ने वहां पर जो फील्ड प्लेसमेंट की वो इंडिकेट कर रही थी कि यहां पर बाउंसर आएगा, लेकिन जो हीट ऑफ द मूवमेंट था या उस वक्त कामरान गुलाम जो है वो ब्रेन फेड मूवमेंट का शिकार हो गए, वो उस जो फील्ड प्लेसमेंट थी उसको समझ ही नहीं पाए। सो अब कामरान गुलाम ने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपनी जो वर्थ उन्होंने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी बनाकर कायम की थी उसको मेंटेन करना है, तो फिर इनको अपनी जो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ गेम है उसको अब करना पड़ेगा, वरना जो ऑपोजिशन टीमें हैं वो कामरान गुलाम जब भी बैटिंग पर आएंगे तो फास्ट बॉलर्स को लगाएंगे, एक लेंथ को पकड़ेंगे जो उनके डाटा एनालिस्ट ने उनको दी होगी, और वहां पर कामरान गुलाम जो है अपनी विकेट देकर चले जाएंगे। और फिर कामरान गुलाम अभी इतना बड़ा नाम तो नहीं है कि इसको जनाब जो रिपीटेड चांसेस हैं वो मिले। सो इसीलिए कामरान गुलाम का जो जनाब बेहतरीन आगाज था वो बदतरीन इख्तिताम में कन्वर्ट हो सकता है, और मैं दुआ करूंगा कि ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि कामरान गुलाम के अंदर वो सलाहियत है कि ये अपनी गेम को इंप्रूव भी कर सकते हैं और पाकिस्तान को लंबे अरसे तक रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि कामरान गुलाम को एज एन ओपनर ट्राई आउट करें, और वो जनाब ओपनर्स जो पाकिस्तान को एक लंबे अरसे से सर्व कर रहे हैं लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू अपनी जो सलाहियतें हैं उनको रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे, तो उनको जरा, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा जो जनाब बेंच है ना वो गरमाने का मौका दें ताकि पाकिस्तान को अपनी मुकम्मल वर्थ जो है वो पता चल सके। और अगर आपने कामरान गुलाम को ट्राई आउट नहीं करना तो देन बराए मेहरबानी हसीबुल्ला खान को ट्राई आउट कर लें। इसके अलावा पूरी जनाब जो पाकिस्तान की क्रिकेट कम्युनिटी है उसने मोहम्मद रिजवान को अप्रिशिएट किया, और मेरी जो कमेंट सेक्शन है वहां पर भी जो व्यूवर्स है उन्होंने कहा कि आप मोहम्मद रिजवान के शायद बुक्स में डूबे हुए हैं इसीलिए आप मोहम्मद रिजवान को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो भाईजान मैं किस बात पे अप्रिशिएट करूं, मुझे बताएं कि जब बाबर आजम कप्तान था और पाकिस्तान जान मारते मारते हार जाता था तो कभी बाबर आजम को सपोर्ट किया गया था, बल्कि ये कहा गया कि भाईजान ये आपने दिल नहीं जीतने, आपने मैचेस जीतने, आपने पॉइंट्स जो हैं वो अपनी पॉकेट के अंदर डालने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पहला ओडीआई मैच पाकिस्तान ने खेला वहां पर पैट कमिंस की जो इनिंग है अगर आपने उसको नहीं देखा ना तो बराए मेहरबानी एक दफा जाकर फिर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि पैट कमिंस को पता था कि पाकिस्तान के बॉलर्स की लेंथ क्या होने वाली है, क्या फील्ड प्लेसमेंट है मोहम्मद रिजवान की। सो जब आपका जो ऑपोजिशन बैट्समैन है वो आपको रीड कर रहा है तो फिर इसमें कप्तानी को दाद कैसे दूं। फिर एक जो पॉजिटिव बात की गई कि देखिए शाहीन शाह अफरीदी ने तारीख में पहली दफा 8 ओवर फेंके जब पाकिस्तान ने अभी टोटल 22 ओवर किए थे। तो भाईजान शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस जीता, तो किसी ने शान मसूद को अप्रिशिएट किया नहीं, क्योंकि कहा गया कि आकी बॉल जो है उसने पाकिस्तान को ये मैचेस जितवाए और शान मसूद का काम क्या था कि उसने गेंद पकड़कर सिर्फ थ्रो करनी थी, कभी साजिद की तरफ
कभी नुमान की तरफ। अगर ये दोनों थक गए तो फिर जनाब किसी और बॉलर को, जैसे जाहिद महमूद या सलमान अली आगा बीच में 2-3 ओवर करने के लिए आ गए, तो बस ये शान मसूद का मेनली काम था। तो भाईजान जब आपको पता है कि 203 आपने किया है और इस विकेट के ऊपर जो हार्ड लेंथ है वहां से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने अपने जो फास्ट बॉलर्स है उनको इस्तेमाल करना है। हां, जब पाकिस्तान मैच नहीं जीत पा रहा था लास्ट मोमेंट्स के अंदर, तो आप कोई अनऑर्थोडॉक्स सोच लेकर आते, लेकिन आपके पास सोच थी ही नहीं। सो मैं किस बात के ऊपर अप्रिशिएट करूं? हां, इस बात पे अप्रिशिएट कर सकता हूं कि उन्होंने पीछे से जनाब जो फील्ड प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज करके उस वक्त बॉलर गालिबन हारिस थे या मोहम्मद हसनैन थे, उनको यह इशारा किया था कि आपने बॉल वही करनी है जो पहले कर रहे थे, यानी कि आपने गेंद को पीछे से उछालना है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। और कोई भी विकेट कीपर हो उसका यह काम होता है, कप्तान के बाद जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो विकेट कीपर के ऊपर आती है कि उसने मैच की जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करके बॉलर्स को जनाब जो मैसेज है वो कन्वे करना होता है। पंत वर्ल्ड कप 2024 सबसे बड़ी एग्जांपल, मैच इंडिया के हाथ से निकल रहा था लेकिन पंत ने फेक इंजरी शो की और मोमेंटम जो साउथ अफ्रीका के हाथ में था वो जनाब उस ब्रेक के बाद इंडिया के हाथ में चला गया। सो अगर इस तरह से हुआ तो मुझे बताएं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर प्लेइंग 11 के ऊपर जब कप्तान की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो प्लेइंग 11 चूज कर सके, तो मैं कैसे उसको अप्रिशिएट कर दूं? ये जनाब तल्ख बातें हैं लेकिन हकीकत के करीब तरीन है। इसके अलावा जनाब जो चेंजेस अब पाकिस्तान को करनी चाहिए ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जेन में रखकर करनी चाहिए। और आपको एडली डोवल के अंदर अगर आपने जनाब अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ देनी है और मेनली वहां पर 4 फास्ट बॉलर्स ही खेलने चाहिए, आप जो आमिर जमाल है उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा इरफात मिन्हाज को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं। आपको वो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, आपको लेफ्ट आर्म स्पिन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा बैटिंग भी वो करते हैं, लंबी हिट्टें भी लगा लेते हैं, सिंगल डबल भी वो अच्छी कर लेते हैं। सो आपको एक तो बैटिंग के अंदर डेप्थ मिल जाएगी, दूसरी आपकी जो जनाब वैरायटी है बॉलिंग के अंदर वो भी आ जाएगी। सो ये 2 तब्दीलियां जो है वो पाकिस्तान को लाजमी करनी चाहिए। और अगर आपने साइम अयूब के साथ कंटिन्यू नहीं करना या आप ये समझते हैं कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को इनफ चांसेस मिल गए हैं, तो भाईजान हसीबुल्लाह खान या फिर कामरान गुलाम को नीचे से उठाकर ऊपर प्रमोट कर दे, ये भी पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा। रही बात नसीम शाह की, तो उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनको सिर्फ क्रैम्प्स थे और जो क्रैम्प्स जनाब एमसीजी में आए उसके पीछे जो रीजन सामने आई है, हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ये तो 10 ओवर्स नहीं फेंक पा रहे, इनको अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना चाहिए। तो इसके पीछे एक हिडन रीजन भी है कि ये जो ग्राउंड जिसके ऊपर मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई मैच, ये इस सीजन समर सीजन शुरू होने से पहले फुटबॉल के लिए ग्राउंड इस्तेमाल किया जा रहा था और जो जनाब आउटफील्ड थी वो बड़ी सॉफ्ट सी थी और इसी सॉफ्ट आउटफील्ड की वजह से जो खिलाड़ी हैं उनको क्रैम्प्स भी पड़े, वो जनाब थकावट का शिकार भी नजर आए और इसके अलावा जनाब जो उनकी बॉडी है वो पेन भी कर रही थी। लेकिन अब ये चीज सामने आई है कि नसीम शाह जो है वो रिकवर कर चुके हैं। सो अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी ये कल जब पाकिस्तान प्रैक्टिस सेशन करेगा एडली डोवल के अंदर, तो उसको देखकर सामने आएगी कि कौन कौन से लड़के जो हैं वो जनाब जो प्रैक्टिस सेशन था उसके अंदर अपना पसीना बहा रहे थे और जो पाबंदी पाकिस्तान के ऊपर मेनली आयद की गई है वो बैट्समैनों की वजह से आयद की गई है क्योंकि हमारे बैट्समैन जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाए थे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।